नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सिविल सर्विस पाठशाला .UPSC में। आप सभी को मालूम है हम संविधान कर रहे हैं और संविधान का हमने पिछले कल हमने संविधान का जो भाग 1 करा है, जो राज्य एवं संघ के जो संबंध है उससे ताल्लुक रखता था या उससे संबंधित था। आज हम करने वाले हैं भाग 2 नागरिकता। आप सभी को पता है जो नागरिकता के बारे में मैंने आपको पहले भी करवाया था कि नागरिकता भारतीय संविधान के कौन से भाग में 2 और अनुच्छेद कौन सा है 5 से 11 के अनुच्छेद के बीच भारतीय जो नागरिकता है या नागरिकता का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में इसका उल्लेख दिया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आज मैं आपको नागरिकता से जो चीज़ें करवाऊंगा या जो कंटेंट मैंने आपके लिए मैं लेकर आया हूं, इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला। चाहे आप क्लरिकल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर जिस विषय पर पॉलिटी आता है उस विषय में अगर नागरिकता से बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, आज आपके मैं सारे के सारे जो डाउट है वो इस क्लास में क्लियर करने वाला हूँ। आप सबसे पहले देखेंगे नागरिकता। अगर आपको पेपर में आए नागरिकता किस भाग में, तो नागरिकता आपने पढ़ा नागरिकता है भाग 2 में। अगर पूछा जाए अनुच्छेद किस में, तो अनुच्छेद है 5 से 11 है। तो नागरिकता किस में, नागरिकता भाग 2 में। आपने याद करना है नागरिकता किस भाग में दिया गया संविधान के, तो भाग 2 में। कि याद आता है कि भाग 2 में किसके बारे में उल्लेख किया गया है, तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। अगर आता है नागरिकता किन अनुच्छेदों के तहत है, तो नागरिकता संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का उल्लेख दिया गया है। आज सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले नागरिकता का उल्लेख किसने किया था। आप देखेंगे सबसे पहले नागरिकता का उल्लेख अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने, इनको पॉलिटिकल के पिता भी कहा जाता है अरस्तु को, तो अरस्तु ने, जिनको एरिस्टोटल कहा जाता है, इंग्लिश में इनको एरिस्टोटल बोलते हैं और हिंदी में इनका नाम अरस्तु है। तो सबसे पहले नागरिकता का जो उल्लेख किया था वो अरस्तु ने सबसे पहले नागरिकता का उल्लेख किया था। तो अगर प्रश्न बनता है कि नागरिकता किस भाग में, तो भाग 2 में। अगर प्रश्न बनता है कि भाग 2 में किसका उल्लेख किया गया, नागरिकता का। अगर आता है कि नागरिकता का उल्लेख किन अनुच्छेदों के तहत संविधान में किया गया है, तो अनुच्छेद 5 से 11 में संविधान का उल्लेख किया गया है। अब आप यहाँ देखेंगे कि मैंने यहाँ बता दिया आपको, सबसे पहले नागरिकता का उल्लेख किसने किया, अरस्तु ने किया, जिन्हें अरिस्टोटल भी कहा जाता है। तो अगर आता है कि सबसे पहले नागरिकता का उल्लेख अगर किसने किया है, अगर इंडिविजुअल किसी के बारे में कहा जाता है, तो सबसे पहले अरस्तु ने नागरिकता का या सिटीजनशिप का उल्लेख अरस्तु ने किया था, जिन्हें इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद। मैंने आपको बताया ना नागरिकता किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 5 से 11 दिया है। अब अगर आप अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे तो अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है, देखो एक चीज आपने याद रखना है, जो ये नागरिकता का जितने भी अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है, यह सिर्फ उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, जब हमारा देश नया 1947 में आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस समय की दृष्टि से, उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए बनाया गया था। जो नागरिकता को लेकर असलियत में जो कानून है वो 1955 में बना था, उसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज आपने ये समझना है कि जब उस समय की क्या परिस्थितियां रही थी और उसके आधार पर जो नागरिकता का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया वो किस तरह से किया गया। आप देखेंगे अनुच्छेद 5, जिसको आर्टिकल भी बोलते हैं, अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बन तो पहले गया था, लेकिन लागू कब हुआ, लागू होता है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। तो अनुच्छेद 5 क्या बोलता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी 26 जनवरी 1950 को जो नागरिकता, जो प्रारंभ में नागरिकता दी गई वो किस आधार पर दी गई, एक तो जन्म के आधार पर। वैसे मैं, आप या कोई भी अन्य जो भी वैसे भारतीय है यहाँ पर या जो भी इस देश के है, उन लोगों को सबको किसके आधार पर नागरिकता मिली है, जन्म के आधार पर। क्योंकि अब जन्म के आधार, उस समय मैं तो था नहीं, मैं, मेरे पिताजी थे, उस समय मेरे दादाजी रहे होंगे, तो उनको किसके आधार पर नागरिकता मिली है, जन्म के आधार पर नागरिकता मिली है। और हम सभी को भी किसके आधार पर नागरिकता मिली है, जन्म के आधार पर नागरिकता मिली है। एक तो वो लोग हो गए। दूसरे कौन हो गए, उसके माता पिता का भारत में जन्म। अब हम सभी को पता है, मैंने जैसे आपको कहा कि जो हमारे दादाजी थे उनको समय नागरिकता किसके आधार पर मिली, जन्म के आधार पर। क्योंकि उस समय ना हमारे पिताजी भी नहीं रहे होंगे, ना आपके किसी के पिताजी रहे होंगे, जो अभी हमारे ये सीएज के या जो अभी एग्जाम की तैयारी करे, उनके दादाजी उस समय के रहे होंगे, तो उनको किस आधार पर नागरिकता मिली, उनको मिली जन्म के आधार पर नागरिकता। और हम सभी को किसके आधार पर मिली, कि उसके माता पिता का भारत में जन्म। और हम लोग हैं, हमें किसके आधार पर नागरिकता मिली, हमारे को मिली कि हमारे माता पिता का जन्म भी कहाँ हुआ था, भारत में जन्म हुआ था।
या दूसरी बात और क्या है इसमें, संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 में जो हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। तो उसे 5 वर्ष पूर्व में भारत में रह रहा हूँ। जैसे एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट का क्या था, वो भारत में काफी समय से रह रही थी, आजादी से पहले से रह रही थी और स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग ले रही थी। एनी बेसेंट जो थी तो विदेशी थी, लेकिन उसके लिए भी एक प्रोविजन, उसमें भी ऐसे लोगों के लिए भी संविधान में प्रोविजन किया गया कि संविधान लागू होने से पहले, मतलब 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले या उससे पहले से आप भारत में रह रहे हो, ऐसे व्यक्ति को भी नागरिकता दी जाएगी। जैसे एनी बेसेंट को भी सीआर को उस समय नागरिकता दी गई थी। तो एक क्या चीज समझे आप अनुच्छेद 5 में कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी 26 जनवरी 1950 को के बाद जिन लोगों को नागरिकता मिली वो कैसे कैसे मिली, एक तो जन्म के आधार पे मिली। मैंने आपको कहा हमारे जो दादाजी रहे होंगे या परदादाजी रहे होंगे, उस समय जो लोग रहे होंगे उनको किसके आधार पर नागरिकता मिली, कि वो जन्म से भारतीय थे, पहली बात। दूसरी बात, उसके माता पिता का भारत में जन्म, यानी जैसे हमारे माता पिता का जन्म कहाँ हुआ, भारत में हुआ, तो उसके आधार पर किसको नागरिकता मिली, हमारे को नागरिकता मिली। तीसरा क्या बोलता है कि संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 साल पहले या उससे पहले से भारत में रह रहा हूँ। मैंने आपको कहा कुछ लोग ऐसे थे विदेशी जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, या जैसे एनी बेसेंट का मैंने आपको नाम कहा या नाम लिया मैंने, वो उसको उनको किस आधार पर नागरिकता मिली, उनको भी एनी बेसेंट को अनुच्छेद 5 के तहत जो इसका ऑप्शन सी है, ये संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व से उनको एनी बेसेंट को इसके आधार पे नागरिकता भारत में दी गई। अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 क्या बोलता है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, यानी कुछ लोग क्या हो गया था कि कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, कुछ लोग उस समय जो भारत और पाकिस्तान एक था या पाकिस्तान में ही रहते थे, उन्होंने क्या हुआ कि जब भारत के भाई 2 विभाजन भारत का हो गया, भारत के 2 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान बन गया, एक भारत बन गया, एक हिंदुस्तान बन गया, तो उसमें क्या हुआ, कुछ लोगों का क्या हुआ कि कुछ लोग भारत की तरफ आना चाहते थे उस समय। तो ऐसे लोगों को भी नागरिकता भारत में देनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ भारत का दिल बहुत बड़ा है, वसुधैव कुटुंबकम की जो एक हमारी परंपरा है वो आदिकाल से चली आ रही है। तो उसके आधार पे क्या क्या होना कि उस समय के जो संविधान निर्माताओं ने यह सोचा होगा कि जो पाकिस्तान से जो भारत आएंगे लोग, उनको भी भाई हमने नागरिकता देनी है, तो उनको किस आधार पर नागरिकता देगी। उसमें क्या किया गया, एक परमिट डेट शुरू की गई, परमिट डेट। ये जो 19 जुलाई 1948 है, इसको क्या कहा जाता है, परमिट डेट। ये एक परमिट था, इसको परमिट डेट कहा जाता है, इसको 19 जुलाई 1948 को। जो तो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए थे उनको तो कोई परमिट नहीं था, या जो लोग कुछ लोग पाकिस्तान भी गए यहाँ से, उनके लिए भी कुछ नहीं था यहाँ पे। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से भारत को आए उनको क्या लगा, 19 जुलाई 1948 को एक परमिट डेट लगी, मतलब एक परमिट चाहिए था। अगर आप पाकिस्तान से भारत में घुस रहे हैं तो आपके पास एक परमिट होना चाहिए। तो वो कब से, 19 जुलाई 1948 को एक परमिट दिया जाता था, और उन लोगों को 6 महीने के बाद, 6 महीने भारत में रह के एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता था, उसके बाद उनको क्या नागरिकता दी जाती थी भारत की। तो ये 19 जुलाई 1948, इसमें क्या चीज थी, जो 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आ गए उनके लिए तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी, वो तो घुसे आ रहे थे। लेकिन 19 जुलाई 1948 को एक डेट निर्धारित की गई कि जो लोग पाकिस्तान से भारत में घुस रहे हैं उनका एक आंकड़ा हमारे पास हो, और उनको इस आधार पर नागरिकता दी जाए कि वो 6 माह तक, 6 महीने तक, 6 मंथ तक भारत में रहे, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे, और उसके बाद भारत में उनको क्या दी जाए, नागरिकता दी जाए। तो अनुच्छेद 6 क्या बोलता है कि जो पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दे। तो उसको नागरिकता कैसे, जो पाकिस्तान से भारत लोग आए उनको भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता था, और 6 महीने तक भारत में वेट करके उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के उनको भारत की नागरिकता उसके बाद दी जाती थी। अब आप अनुच्छेद 7 में देखेंगे, अनुच्छेद 7 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, यानी जिन लोगों को क्या हुआ कि जब भारत का विभाजन होना तय हो गया था कि भारत के 2 टुकड़े होने वाले, एक पाकिस्तान और एक भारत, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे थे जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए। उनको लगा कि अब पाकिस्तान और भारत का विभाजन तो होने वाला है, अब हम क्या करें, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अभी क्यों ना चले जाए पाकिस्तान। लेकिन जब पाकिस्तान में मारकाट हुई, बड़ी सारी आपको पता है कि जब हमारे को आज़ादी मिली है उस समय कितनी घटनाएं हुई है, या किस किस तरह की बड़ी घटनाओं को अंजाम उस समय दिया गया था। तो उस समय क्या हुआ कि कुछ लोग पाकिस्तान से फिर वापिस आए। अब ऐसे लोगों को भी भारत ने क्या किया, मैं जैसे आपको कहा वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी परंपरा है वो आदिकाल से, तो ऐसे लोगों को भी समय संविधान के जो लोग थे उन्होंने सोचा होगा कि ऐसे लोगों को भारत में नागरिकता दी जाए। तो उसमें क्या हुआ कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, यानी
जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए थे, ऐसे लोग अगर भारत आए थे तो उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए भी 6 माह का जो रजिस्ट्रेशन है उनको भी 6 महीने तक भारत में रहना पड़ता था। उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता था, उसके बाद भारत की नागरिकता दी जाती थी। और आज के समय में, वर्तमान समय में अनुच्छेद 6, 7, 8 इनका कोई भी लेना देना नहीं है, इनका कोई भी औचित्य नहीं है, इनसे कोई भी पेपर में कोई भी एग्जाम नहीं पूछ जाता अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 से, क्योंकि ये उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए ये बनाए गए थे। आज के समय में इसका कोई भी रेलेवेंट नहीं है, आज के समय में इसकी कोई भी प्रासंगिकता नहीं है। तो अनुच्छेद 6 और 7 आपको मैंने समझा दिया। अब आता है अनुच्छेद 8। भारत से बाहर रह रहा बच्चा भी भारत का नागरिक हो सकता है अगर उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। तो अनुच्छेद 8 क्या बोलता है कि ऐसा बच्चा भी भारत का नागरिक बन सकता है जिसके माता पिता कहाँ के हो, भारत के हो, या जिनका जन्म भारत में हुआ हो। जैसे आपने सुना होगा सैन फ्रांसिस्को में भी एक गद्दार पार्टी का आंदोलन चला था, जो अपने हरिदयाल थे, जो उस समय क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे थे, उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गद्दार पार्टी जो एक आंदोलन चलाया था। तो उसमें क्या हुआ था कि अब उन लोगों ने, कुछ लोग जो विदेशों में हमारे जो आप कह सकते हैं क्रांतिकारी थे, हमारे जो लोग थे, देशभक्त लोग थे, जो उस समय आंदोलन लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, विदेशों में जाकर ऐसे लोगों ने उधर जाके शादियां किया, उनके वहां पे बच्चे हुए, तो उनको उनका क्या अधिकार नहीं था भारत में उनके बच्चों का नागरिकता लेने का। जो लोग देश के लिए लड़ रहे हैं उनके बच्चों का भी भारत में का नागरिक होना एक आवश्यक था। तो इसीलिए क्या किया गया उस समय, इसलिए अनुच्छेद 8 संविधान के निर्माताओं ने संविधान 8 जोड़ा। तो संविधान की जो निर्माताओं ने अनुच्छेद 8 इसलिए जोड़ा था क्योंकि जो लोग विदेशों में जाकर आंदोलन कर रहे हैं उनके भी जो बच्चे, जैसे कि सैन फ्रांसिस्को में किसी का बच्चा हुआ, उस समय गदर पार्टी जो क्रांतिकारी रहे होंगे, उन्होंने किसी का बच्चा हुआ होगा तो उसका भी भारत में उसको भी भारत की नागरिकता मिले, उसके लिए अनुच्छेद 8 जोड़ा गया। तो ऐसे लोग जिनके माता पिता भारत में हो लेकिन बच्चा कहीं और जाके पैदा हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, कहीं और हो रहा है, तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक बन सकता है बशर्ते उसके माता पिता का भारतीय होना आवश्यक है। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है कि जो विदेशी नागरिकता अगर कोई व्यक्ति लेता है, यानी मैं अगर विदेशी नागरिकता लेता हूँ, मैं इंग्लैंड की नागरिकता लेता हूँ या इंग्लैंड में लगभग 7 वर्षों से रह रहा हूँ या वहाँ की नागरिकता ले रहा हूँ, तो क्या होता है कि भारत की नागरिकता मेरी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एक ही नागरिकता है। वो मैं आपको कल वाले जो वीडियो में पढ़ाऊंगा, मैं आपको कल उसको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि आज तो सिर्फ मैं आपको अनुच्छेदों में जो क्या दिया गया उसके बारे में मैं आपको आज उसका उल्लेख कर रहा हूँ आपके समक्ष। लेकिन अनुच्छेद जो 9 है वो क्या बोलता है कि अगर विदेशी नागरिकता कोई व्यक्ति लेता है, अगर मैं विदेशी नागरिकता लेता हूँ, इंग्लैंड में जाके, फ्रांस में जाके या यूरोप के अन्य कंट्रियों में, अफ्रीका में जाके किसी भी देश की मैं नागरिकता लेता हूँ, तो उसमें क्या हो जाएगा कि मेरी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो अनुच्छेद 9 क्या बोलता है? अनुच्छेद 9 बोलता है कि अगर मैं विदेशी नागरिकता लेता हूँ तो मेरी भारत की नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 10 क्या बोलता है? नागरिकता का बना रहना जब तक अन्यथा कार्य ना करे। अब इसे क्या समझे आप? अनुच्छेद 10 बोलता है कि नागरिकता का बना रहेगा जब तक आप अन्यथा कार्य ना करें। अन्यथा कार्य कैसे? मान लो भारत और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है और आप पाकिस्तान के पक्ष में बोल दो या पाकिस्तान की आप तारीफ करो या भारत की आलोचना करो या इस तरह की चीज अगर आप उस समय करते हैं, आप भारत चाइना का युद्ध चल रहा है, उस समय आप चाइना के पक्ष में खड़े हो जाओ या चाइना की सेना की आप उसको प्रोत्साहित करो, तो उस समय क्या होगा? आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है। कब? नागरिकता का बना रहना जब तक अन्यथा कार्य न करे। नागरिकता आपकी बनी रहेगी, अगर आप अन्यथा कार्य करते तब जाके आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आपकी नागरिकता समाप्त करने का से कोई भी आपकी नागरिकता समाप्त नहीं कर सकता जब तक आप किसी अन्यथा कार्य में नहीं पाए जाते या देश विरोधी गतिविधियों में, या आप जैसे मैंने आपको कहा चाइना पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर होता है तो आप विदेशों के साथ खड़े रहते हैं, उनकी सेना के साथ खड़े रहते हैं, तो ऐसे समय में आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 11 क्या बोलता है? अनुच्छेद 11 को मैं आपको कल भी इसको जोड़ूंगा, इसलिए आपने अनुच्छेद 11 को याद रखना है। संविधान में कहा गया है कि नागरिकता पर जो कानून बनेगा उसको कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? संसद को होगा। अनुच्छेद 11 बोलता है कि संविधान में, अनुच्छेद 11 संविधान में ही है, तो संविधान में कहा गया है कि नागरिकता पर जो कानून बनाएंगे, नागरिकता का कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ उल्लेख किया गया है इन सारी चीजों का, लेकिन नागरिकता किस तरह से मिलेगी या किस तरह से जाएगी या कितने प्रकार की नागरिकता हमारी लेने की है, ये सारी चीजें आपको क्या है कि
अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि जो नागरिकता पर कानून है वो संसद बनाएगी, और संसद ने कानून 1955 में बनाया है। मैं आपको कल इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि कितने प्रकार की नागरिकता है, कितने प्रकार से जा सकती है, कितने प्रकार से ले सकते हैं। ये नागरिकता का मैं जो आपको विषय है वो कल रखने वाला हूँ। लेकिन अभी आप इतना समझना, अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संविधान में कहा गया है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। और संसद में किसको? गृह मंत्रालय को है। गृह मंत्रालय जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, सिर्फ वही किस पे? नागरिकता पर, सिटीजनशिप पर कानून कौन बना सकता है? नागरिक होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय बना सकता है। यानी किसको अधिकार है? राज्य को नहीं है कानून, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार, बल्कि किसको है? संसद को है। और संसद में भी किसको है? गृह मंत्रालय को है। क्योंकि भारत में एक ही नागरिकता है, तो एक ही नागरिकता जो भारत में मिलती है तो उस पर कानून कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, संसद कानून बनाती है। और संसद में कौन बनाता है? गृह मंत्रालय कानून बनाता है। तो ये तो समझा आपने आज का जो हमारा टॉपिक था नागरिकता है। कल मैंने आपको कहा कि नागरिकता का किस तरह से नागरिकता ली जाती है, कितने प्रकार से नागरिकता हमारी जा सकती है। आज का वीडियो लंबा हो जाएगा हमारा, अन्यथा आज मैं करवाता, लेकिन मैं कल आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ कि नागरिकता को कितने प्रकार से ले सकते हैं, आपकी नागरिकता कितने प्रकार से जा सकती है, या किस तरह से नागरिकता का पूरा विषय है कि नागरिकता 1955 की किस अधिनियम के तहत बनी, वो सारी चीजें मैं आपको कल करवाने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।